नमस्कार। आज हम एक ऐसी स्वास्थ्य स्थिति पर बात करने वाले हैं जिसके बारे में शायद ज्यादा लोग नहीं जानते होंगे, पर यह दुनिया भर में हजारों जिंदगियों पर गहरा असर डालती है। नाम थोड़ा मुश्किल लगता है ना? हाँ बिल्कुल, पर आसान शब्दों में कहें तो ये एक जेनेटिक कंडीशन है, मतलब आनुवांशिक। इसमें मांसपेशियां धीरे धीरे कमजोर होने लगती हैं। हाँ, और नाम में ही छिपा है कि कौन सी मांसपेशियां ज्यादा प्रभावित होती हैं। फेशियो मतलब चेहरा, स्कैपुलो यानी कंधे के आसपास का हिस्सा, और ह्यूमरल मतलब ऊपरी बाह। अच्छा। तो चेहरे, कंधे, बाहों की मांसपेशियां खास तौर पर कमजोर होती हैं, और कभी-कभी पैरों पर भी असर आता है। तो मतलब मुस्कुराना, आंखें बंद करना, हाथ उठाना, ये सब मुश्किल हो जाता होगा। हाँ बिल्कुल। समय के साथ ये रोजमर्रा के काम भी मुश्किल हो सकते हैं, चलना फिरना भी प्रभावित हो सकता है। आज की हमारी ये जो चर्चा है, ये FSHD, आशा, वास्तविकता और भविष्य नाम के स्रोत पर आधारित है। हमारा मकसद है इसे समझना, इसकी हकीकत जानना और हाँ, भविष्य की उम्मीदों पर भी बात करना। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये होता क्यों है। जैसा आपने कहा, ये जेनेटिक है और इसके पीछे एक खास जीन है, DUX4। DUX4, ओके। मजे की बात यह है कि ये DUX4 जीन हम सब में होता है। शुरू में जब भ्रूण विकसित हो रहा होता है तब इसका एक रोल होता है, लेकिन उसके बाद नॉर्मली इसे मांसपेशियों की कोशिकाओं में पूरी तरह से बंद हो जाना चाहिए, मतलब स्विच ऑफ। अच्छा, तो एक स्विच की तरह जिसे बंद रहना चाहिए। बिल्कुल सही। लेकिन FSHD वाले लोगों में कुछ जेनेटिक गड़बड़ी की वजह से ये DUX4 जीन वो मांसपेशियों की कोशिकाओं में गलती से ऑन रह जाता है। ऑन रह जाता है, जब उसे ऑफ होना चाहिए। हाँ, और जब ये ऑन होता है तो ये एक प्रोटीन बनाता है, और वो प्रोटीन मांसपेशियों की कोशिकाओं के लिए आप कह सकती हैं कि जहरीला होता है। जहरीला कैसे? वो कोशिका के नॉर्मल फंक्शन में दिक्कत पैदा करता है, सूजन लाता है और आखिरकार कोशिका मर जाती है। इसी वजह से धीरे धीरे मांसपेशियां कमजोर होती जाती हैं। आपने कहा जेनेटिक गड़बड़ी, क्या ये सब में एक जैसी होती है? नहीं, यहीं पर मामला थोड़ा और पेचीदा हो जाता है। इसके दो मुख्य प्रकार हैं, FSHD1 और FSHD2। ओके, दो टाइप हैं। हाँ, करीब 95% केस FSHD1 के होते हैं। इसमें क्रोमोसोम नंबर 4 पर DNA का एक हिस्सा, जिसे D4Z4 रिपीट कहते हैं, वो छोटा हो जाता है। कुछ हिस्से डिलीट हो जाते हैं। इस कमी की वजह से DUX जीन के आसपास का जो DNA स्ट्रक्चर है वो बदल जाता है, और फिर ये जीन आसानी से ऑन हो जाता है। अच्छा, और दूसरा टाइप? FSHD2। FSHD2 बहुत कम होता है, सिर्फ 5% मामलों में। इसमें वो D4Z4 वाला हिस्सा नॉर्मल लंबाई का होता है, लेकिन एक दूसरे जीन में, अक्सर SMHCD1 जीन में कोई बदलाव या म्यूटेशन होता है। ये दूसरा जीन नॉर्मली DUX4 को बंद रखने में मदद करता है, तो जब इसमें गड़बड़ी होती है तो ये अपना काम नहीं कर पाता। नतीजा वही, DUX4 ऑन हो जाता है। तो मतलब तरीके अलग हैं पर एंड रिजल्ट सेम है, मांसपेशियों में वो नुकसानदायक DUX4 प्रोटीन का बनना। बिल्कुल। तो फिर सिर्फ लक्षणों को देखकर ये पता लगाना तो मुश्किल होगा कि टाइप 1 है या टाइप 2। एकदम सही कहा, और यहीं पर जेनेटिक टेस्टिंग बहुत जरूरी हो जाती है। जेनेटिक टेस्टिंग? हाँ, एक डिटेल जेनेटिक टेस्ट न सिर्फ कंफर्म करता है कि FSHD है, बल्कि ये भी बताता है कि FSHD1 है या FSHD2। और ये जानकारी सिर्फ डायग्नोस के लिए नहीं, आगे के लिए भी इम्पोर्टेंट है। जैसे जैसे नए इलाज आ रहे हों, हो सकता है कुछ खास टाइप के लिए ज्यादा कारगर हों। हाँ, ये तो है। तो अपना टाइप जानना क्लिनिकल ट्रायल्स में हिस्सा लेने के लिए भी जरूरी हो सकता है, और फैमिली प्लानिंग वगैरह में भी मदद मिलती है इससे। एक तरह से ये टेस्ट प्रॉब्लम की जड़ तक ले जाता है। समझ गया। तो सटीक डायग्नोसिस पहला और बहुत जरूरी कदम है। लेकिन अब उस बात पर आते हैं जो शायद सबसे मुश्किल है और जिसका जिक्र स्रोत में भी है। आज की तारीख में FSHD का कोई पक्का इलाज नहीं है, परमानेंट क्योर। हाँ, ये जानना, ये तो काफी मुश्किल होता होगा प्रभावित लोगों और उनके परिवारों के लिए। हाँ, ये एक कठोर सच्चाई है। परमानेंट इलाज ना होना निराश करता है, लेकिन ये जानना भी उतना ही जरूरी है कि इसका मतलब ये नहीं कि कुछ किया ही नहीं जा सकता। अच्छा। बिल्कुल नहीं। अभी जो मेडिकल साइंस का फोकस है वो है लक्षणों को मैनेज करना, शायद बीमारी की रफ्तार को थोड़ा धीमा करना, और सबसे जरूरी, लाइफ की क्वालिटी को जितना हो सके बेहतर बनाना। तो ये मैनेजमेंट कैसे होता है, क्या तरीके हैं? इसमें कई चीजें शामिल हैं।
एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच होता है। फिजियोथेरेपी बहुत ज़रूरी है। फिजियोथेरेपी? हाँ, इसका मकसद होता है मांसपेशियों की जो ताकत बची है उसे बनाए रखना, जोड़ों को फ्लेक्सिबल रखना और कॉन्ट्रैक्चर्स मतलब मांसपेशियों का अकड़ जाना उसे रोकना या कम करना। इसमें खास तरह की एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग होती है। ऑक्यूपेशनल थेरेपी यानी ओटी भी बहुत मदद करती है। वो रोज के काम आसान बनाने के तरीके सिखाते हैं, जैसे कुछ खास डिवाइसेस या काम करने के नए ढंग। और क्या होता है? कुछ लोगों को चलने फिरने में मदद के लिए या कंधे को सपोर्ट देने के लिए ब्रेसेस या ऑर्थोटिक डिवाइस की जरूरत पड़ सकती है। और अगर बीमारी बढ़ती है तो कभी-कभी सांस लेने वाली मांसपेशियां भी कमजोर हो सकती हैं। ऐसे में रेस्पिरेटरी सपोर्ट जैसे रात में इस्तेमाल होने वाली बीपैप मशीन उसकी जरूरत पड़ सकती है। और दर्द? क्या दर्द भी होता है इसमें? हाँ, दर्द भी एक कॉमन प्रॉब्लम हो सकती है एफएसएचडी में। ये मांसपेशियों के डैमेज से, सूजन से या जोड़ों पर गलत प्रेशर पड़ने से हो सकता है। तो पेन मैनेजमेंट भी इलाज का एक अहम हिस्सा है। इसमें दवाएं, फिजियोथेरेपी की तकनीकें और दूसरे तरीके शामिल हो सकते हैं। तो आप देख रहे हैं, भले ही हम अभी जड़ को खत्म नहीं कर पा रहे, लेकिन एक पूरी टीम, न्यूरोलॉजिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, ओटी, रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट, पेन स्पेशलिस्ट, ये सब मिलकर मरीज को बेहतर जीने में मदद कर सकते हैं। ये सुनकर थोड़ी राहत मिलती है कि मैनेजमेंट के इतने तरीके हैं। लेकिन अब आते हैं उस हिस्से पर जहां से असल उम्मीद जगती है, रिसर्च। ऐसा लग रहा है कि एफएसएचडी के फील्ड में चीजें तेजी से बदल रही हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। यहीं पर कहानी बहुत दिलचस्प हो जाती है। पिछले कुछ सालों में, खासकर पिछले 5-10 सालों में, एफएसएचडी पर जो रिसर्च हो रही है उसकी रफ्तार और दिशा दोनों में जबरदस्त बदलाव आया है। अच्छा? हाँ, अब हम सिर्फ लक्षणों को मैनेज करने से आगे बढ़कर बीमारी की असली जड़, वो गड़बड़ करने वाला DUX4 जीन, उस पर सीधे अटैक करने के तरीके खोज रहे हैं। और इसमें कुछ बहुत ही उत्साह बढ़ाने वाली सफलताएं मिली हैं। किस तरह की सफलताएं? कोई खास दवा या थेरेपी? हाँ बिल्कुल। स्रोत में एक एक्सपेरिमेंटल दवा डेलब्रेक्स का जिक्र है। इसे AOC 1020 भी कहते हैं। ये एक खास किस्म की दवा है, एंटीबॉडी ओलिगोन्यूक्लियोटाइड कॉन्जुगेट। एंटीबॉडी? क्या? एंटीबॉडी ओलिगोन्यूक्लियोटाइड कॉन्जुगेट, AOC। आप इसे ऐसे समझिए जैसे कोई गाइडेड मिसाइल हो। गाइडेड मिसाइल? हाँ, इसमें एक एंटीबॉडी है जो दवा को सीधे मसल सेल्स तक ले जाती है और फिर वहां एक छोटा मॉलिक्यूल ओलिगोन्यूक्लियोटाइड, वो DOX4 जीन से बनने वाले मैसेज mRNA को टारगेट करके नष्ट कर देता है। ओहो, तो ये सीधे उस मैसेज को ही रोक देता है जो वो जहरीला प्रोटीन बनाने वाला था? बिल्कुल वही। और हाल के जो शुरुआती क्लिनिकल ट्रायल्स हुए हैं उनमें डेलब्रैक्स ने जो कर दिखाया है, हाँ। वो एफएसएचडी रिसर्च में एक मील का पत्थर है। इसने पहली बार इंसानों में ये साबित किया है कि DOX4 की एक्टिविटी को टारगेट करके उसे 50% से भी ज्यादा कम किया जा सकता है। 50% से ज्यादा? ये तो वाकई बहुत बड़ी बात है। हाँ, बहुत बड़ी बात है। ये सिर्फ लैब एक्सपेरिमेंट नहीं, असली मरीजों में देखा गया असर है। ये पक्का सबूत है कि एफएसएचडी के मूल कारण को निशाना बनाना मुमकिन है। ये तो कमाल है। क्या और भी ऐसी कोशिशें हो रही हैं? हाँ, अच्छी बात यह है कि रेस में और भी दावेदार हैं। एक और एक्सपेरिमेंटल थेरेपी है ARO-DUX4। ARO-DUX4? ये एक अलग टेक्नोलॉजी यूज करती है, RNA इंटरफेरेंस या RNAi।